नमस्ते। आज हम एक ऐसे नीतिगत बदलाव की तहों में जा रहे हैं जिसने टेक जगत और भारत अमेरिका संबंधों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। मेरा मतलब है अमेरिका में H1B वीजा शुल्क में जो ये अचानक भारी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमारे पास इस पर कई स्रोत हैं, सरकारी घोषणाएं हैं, कंपनियों की तरफ से जो आया है वो है, आर्थिक विश्लेषण और कुछ लोगों के अपने अनुभव भी शामिल हैं। हमारा इरादा है इस पूरे मामले को समझना, मतलब ये फैसला क्यों लिया गया, इसका फौरी असर क्या हुआ और आगे चल के ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था, भारत के टेक सेक्टर और हजारों पेशेवरों की जिंदगी पर क्या असर डाल सकता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक H1B वीजा जो पहले कुछ $1000 का था, उसका शुल्क रातों रात बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया गया। हाँ, $1,00,000। ये करीब 60 गुना की बढ़ोतरी है। और क्योंकि H1B वीजा धारकों में लगभग 71% भारतीय होते हैं, इस खबर ने भारत में खास तौर पर चिंता पैदा कर दी है। जाहिर सी बात है। चले इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये नई नीति आखिर है क्या, इसमें क्या क्या शामिल है? जी, ये घोषणा 19 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने की और हैरानी की बात यह है कि इसे सिर्फ 2 दिन के नोटिस पर 21 सितंबर 2025 से लागू भी कर दिया गया। सिर्फ 2 दिन? हाँ, सिर्फ 2 दिन। ये नया $1,00,000 का शुल्क उन लोगों पर लागू होता है जो अमेरिका से बाहर है और नए H1B वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ नए आवेदनों पर? जी हाँ, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि जो लोग पहले से ही अमेरिका में किसी वीजा पर मौजूद हैं या जो अपने मौजूदा H1B वीजा को रिन्यू मतलब नवीनीकृत या एक्सटेंड मतलब विस्तारित करवाना चाहते हैं, उन पर ये भारी भरकम शुल्क लागू नहीं होगा। 2 दिन का नोटिस, ये तो वाकई बहुत बहुत कम समय है किसी भी तैयारी के लिए। लेकिन सरकार का इसके पीछे तर्क क्या है? मतलब इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया? देखिए, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटिनिक के अनुसार इसके पीछे कई मकसद बताए गए हैं। पहला, उनका कहना है कि ये कदम सिर्फ शीर्ष स्तर के असाधारण प्रतिभा वाले लोगों को अमेरिका लाने के लिए है। दूसरा, इससे अमेरिकी खजाने को सालाना 100 बिलियन से ज्यादा की आमदनी होने का अनुमान लगाया गया है। और तीसरा, ये कंपनियों को एंट्री लेवल यानी शुरुआती स्तर की नौकरियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को रखने से हतोत्साहित करेगा ताकि वे अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दें। लेकिन क्या वाकई एक ऊंची कीमत असाधारण प्रतिभा का सही पैमाना हो सकती है? ऐसा नहीं लगता कि इससे मतलब छोटे इनोवेटिव स्टार्टअप्स या कम अमीर देशों के प्रतिभाशाली लोग वो पीछे रह जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वे या उनकी कंपनियां ये शुल्क नहीं दे सकती? ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर काफी बहस भी हो रही है। हालांकि प्रशासन का आधिकारिक तर्क तो यही है। शुरुआत में तो और भी ज्यादा भ्रम फैला था जब कुछ शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि ये शुल्क सालाना देना होगा। हाँ, मैंने भी सुना था। जी, बाद में व्हाइट हाउस ने साफ किया कि ये प्रति आवेदन सिर्फ एक बार देना है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी ये 24 घंटे से भी कम का नोटिस। हाँ, ये तो सच में। इसी अफरा तफरी में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, JP मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनियों को तुरंत अपने उन H1B कर्मचारियों को संदेश भेजना पड़ा जो विदेश में थे कि वे फौरन अमेरिका लौट आए या अपनी यात्रा टाल दें। यानी कंपनियों में भी काफी अफरा तफरी मची होगी। बिल्कुल। और इस नीति में एक छूट का प्रावधान भी रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को ये अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी व्यक्ति, कंपनी या पूरे उद्योग के लिए ये शुल्क माफ कर सकती है। अच्छा, एक छूट है? हाँ, लेकिन ये कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन इसके योग्य होगा, इस पर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है और इसी से अनिश्चितता और बढ़ गई है। इस अनिश्चितता और अफरा तफरी का सीधा असर लोगों पर, खासकर उन भारतीय पेशेवरों पर क्या पड़ा जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था? असर बहुत गहरा और तुरंत महसूस किया गया। अमेरिका में करीब 3 लाख भारतीय उच्च कुशल टेक पेशेवर हैं जो H1B वीजा पर निर्भर हैं। 3 लाख? जी हाँ, ये कुल H1B आबादी का 71% है, तो जाहिर है सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं पर पड़ा। इस अचानक बदलाव से बहुत मानवीय चिंताएं पैदा हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए परिवारों के लिए संभावित व्यवधान की बात कही और उम्मीद जताई कि अमेरिकी अधिकारी इन चिंताओं को समझेंगे। हाँ, कुछ व्यक्तिगत कहानियां तो वाकई परेशान करने वाली थी। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहन मेहता के बारे में पढ़ा। हाँ, वो मामला, जिन्हें भारत में अपने परिवार के साथ एक जरूरी यात्रा और यहां तक कि एक अंतिम संस्कार को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका भागना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वे इस नई नीति की डेडलाइन से पहले अमेरिका पहुंच सके, और इसके लिए उन्हें आपातकालीन उड़ानों पर $8,000 से ज्यादा खर्च करने पड़े। बिल्कुल। और रोहन मेहता अकेले नहीं थे।
ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्हें अपनी पहले से तय यात्राएं, चाहे वो काम के लिए हो, परिवार से मिलने के लिए या छुट्टियों के लिए, अनिश्चित काल के लिए रद्द करनी पड़ी। लोगों की जिंदगियां जैसे थम सी गई। इन व्यक्तिगत कहानियों से जुड़ा हुआ है कंपनियों और बाजारों का रिएक्शन। जी, वहां क्या हलचल देखने को मिली? कंपनियों ने, जैसा हमने बात की, तुरंत अपने कर्मचारियों को अमेरिका में रहने की सलाह दी। हाँ, साथ ही कई बड़ी कानूनी फर्मों ने इस घोषणा को अदालत में चुनौती देने के लिए आपातकालीन निषेधाज्ञा मतलब फौरी रोक लगाने की याचिकाएं तैयार करना शुरू कर दिया। अच्छा, कानूनी चुनौती की तैयारी शुरू हो गई थी। जी, इसका असर शेयर बाजार पर भी साफ दिखा। कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में 2% से 5% तक की गिरावट आई। यहाँ तक कि विमानन उद्योग पर भी असर पड़ा। एयर इंडिया और मध्य पूर्व की कुछ एयरलाइनों में मांग में कमी की आशंका के चलते भारत और अमेरिका के बीच अपनी उड़ानों की संख्या घटा दी। तो ये तो वही फौरी प्रतिक्रिया, लोगों की चिंताएं, कंपनियों का बचाव, बाजार का डर। लेकिन अब जब कुछ दिन बीत चुके हैं, कंपनियां रणनीतिक तौर पर क्या सोच रही हैं? खासकर टेक, हेल्थ केयर और रिसर्च जैसे सेक्टर जो विदेशी प्रतिभा पर बहुत निर्भर करते हैं, उनके पास अब क्या विकल्प हैं? सही सवाल है। अमेरिकी कंपनियों को अब अपनी ग्लोबल टैलेंट हायरिंग स्ट्रैटेजी पर तेजी से पुनर्विचार करना पड़ रहा है। उनके पास कुछ रास्ते हैं जिन पर वो ध्यान दे रही हैं। पहला, वे H-1B के अलावा दूसरे वीजा विकल्पों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे O-1 वीजा जो असाधारण क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए होता है, O-1, हाँ। L-1 वीजा जो कंपनियों को अपने कर्मचारियों को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, और कुछ ग्रीन कार्ड के रास्ते जैसे EB-1A या EB-2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर, जिसमें व्यक्ति ये साबित कर सकता है कि उसका काम अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है और उसे खुद को प्रायोजित करने की अनुमति मिल सकती है। तो मतलब ये रास्ते पहले भी थे, पर अब इन पर ज्यादा फोकस है। बिल्कुल, ये रास्ते ज्यादातर पहले से मौजूद थे, लेकिन अब इन पर जोर बढ़ गया है। यानी H-1B का एक महंगा दरवाजा बंद हुआ तो दूसरी खिड़कियां तलाशी जा रही हैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कदम है भौगोलिक विविधीकरण मतलब ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। कई कंपनियां अब कनाडा की तरफ देख रही हैं। कनाडा? क्यों? खासकर उनके ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम की वजह से। इस प्रोग्राम में वीजा प्रक्रिया काफी तेज और अनुमान लगाने योग्य है। ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। अच्छा, कुछ कंपनियां मेक्सिको जैसे नजदीकी देशों में अपने डेवलपमेंट सेंटर खोल रही हैं ताकि अमेरिकी ऑपरेशंस के साथ तालमेल बना रहे। ये दिलचस्प है कि कनाडा का ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम तो शायद इसीलिए बना ही था कि वो उस तरह की टेक प्रतिभा को आकर्षित कर सके जिसे अमेरिका मुश्किल बना रहा है। हाँ, कुछ हद तक ऐसा लगता है जैसे कनाडा इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। ये कहना गलत नहीं होगा। और तीसरा रास्ता जो शायद सबसे स्थायी है वो है घरेलू प्रतिभा मतलब डोमेस्टिक टैलेंट में निवेश बढ़ाना, यानी अमेरिकी टैलेंट में निवेश। जी, उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 200,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और 29 राज्यों में कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की है। तो एक तरह से ये नीति अमेरिकी कंपनियों को स्थानीय प्रतिभा को खोजने और विकसित करने पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर कर रही है, चाहे वो मजबूरी में ही सही। और भारत का क्या रुख है? क्या भारत सरकार और वहां की कंपनियां इसे सिर्फ एक झटके की तरह देख रही हैं या इसमें भी कोई संभावना तलाशी जा रही है? भारत की प्रतिक्रिया मिली-जुली है। इसमें कूटनीतिक दबाव भी है और रणनीतिक मौके की तलाश भी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये स्थिति दिखाती है कि भारतीय प्रतिभा की दुनिया भर में कितनी मांग है। उन्होंने भारतीय पेशेवरों से आग्रह किया कि वो भारत में ही रहकर नवाचार और डिजाइन करें, यानी एक तरह से घर वापसी का आह्वान। हाँ, कुछ वैसा ही। कूटनीतिक स्तर पर भारत का विदेश मंत्रालय लगातार कह रहा है कि प्रतिभा की आवाजाही मतलब टैलेंट मोबिलिटी ने दोनों देशों के तकनीकी और आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने अमेरिका से आगे के सबसे अच्छे रास्ते पर बातचीत करने का आह्वान किया है। बातचीत की पेशकश। जी, उम्मीद है कि पीयूष गोयल की आने वाली अमेरिका यात्रा में व्यापार वार्ता के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा। और घरेलू स्तर पर क्या सोचा जा रहा है भारत में? घरेलू मोर्चे पर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI जैसी संस्थाओं ने सुझाव दिया है कि अमेरिका से लौटने वाले अनुभवी प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल भारत की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में किया जाए, सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में। अच्छा। उनका तर्क है कि अमेरिका का ये संरक्षणवादी कदम लंबे समय में भारत के डिजिटल स्वराज मिशन के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। डिजिटल स्वराज मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। ये वाकई एक विरोधाभासी स्थिति है।
एक नीति जो शायद अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए बनी, वो अनजाना में भारत के तकनीकी विकास को गति दे सकती है। ये संभव है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत की बड़ी आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा ये पिछले कुछ सालों में पहले ही अपनी H1B निर्भरता काफी कम कर चुकी हैं, लगभग 20-50% तक। पहले से ही? हाँ, अब उनके अमेरिकी कर्मचारियों में आधे से ज्यादा स्थानीय अमेरिकी नागरिक हैं। तो ये नीति शायद उस ट्रेंड को और तेज कर देगी जिसे कुछ लोग घर वापसी या ब्रेन गेन कह रहे हैं। ब्रेन गेन दिलचस्प है। अब आते हैं उस मूल दावे पर जिसके आधार पर ये नीति लाई गई कि ये अमेरिकी कर्मचारियों की मदद करेगी। क्या आर्थिक आंकड़े इस बात का समर्थन करते हैं? देखिए, ज्यादातर शोध इस दावे पर सवाल उठाते हैं। कई अध्ययन लगातार ये दिखाते हैं कि H1B कर्मचारी अमेरिकी कर्मचारियों की जगह नहीं लेते, बल्कि उनके पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पूरक मतलब वे साथ मिलकर काम करते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि औसतन हर एक H1B पद अमेरिकी कर्मचारियों के लिए 7.5 अतिरिक्त नौकरियां पैदा करता है। 7.5 नौकरियां एक H1B से? जी हाँ। औसतन ये इसलिए होता है क्योंकि ये कुशल पेशेवर अक्सर उन क्षेत्रों में नई परियोजनाएं और नवाचार लाते हैं जिनसे और नौकरियों के अवसर बनते हैं। तो ये धारणा कि वे नौकरियां चुरा रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से सही नहीं लगती। कम से कम उपलब्ध शोध तो यही इशारा करते हैं। और सच्चाई ये है कि अमेरिका में कुशल टेक कर्मचारियों की भारी कमी है। हाँ, बहुत ज्यादा। अनुमान है कि लगभग 14 लाख टेक्नोलॉजी पद खाली पड़े हैं और हर साल करीब 3.5 लाख नई रिक्तियां पैदा हो रही हैं। अकेले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 2022 से 2032 तक 25% बढ़ोतरी का अनुमान है, जो किसी भी दूसरे पेशे से कहीं तेज है। 25%? जी। ऐसे में दुनिया भर से बेहतरीन प्रतिभा को रोकना अमेरिकी कंपनियों की ग्रोथ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। टेक सेक्टर के अलावा स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर पर इसका क्या असर पड़ सकता है? वहां भी तो विदेशी डॉक्टरों पर निर्भरता है ना? बिल्कुल। और हेल्थ केयर के लिए ये नीति शायद सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका में लगभग 30% मेडिकल रेजिडेंट मतलब ट्रेनी डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय स्नातक होते हैं। 30%? जी। और इनमें से करीब 10,000 H1B वीजा पर होते हैं। अब सोचिए, एक रेजिडेंट डॉक्टर की सालाना तनख्वाह औसतन $55,000 के आसपास होती है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। क्या अस्पताल जो पहले से ही बजट की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए $1 लाख का वीजा शुल्क दे पाएंगे? इसकी संभावना बहुत कम है। इससे अमेरिका में डॉक्टरों की जो कमी पहले से ही है वो और भी गंभीर हो सकती है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जहां विदेशी डॉक्टर अक्सर सेवाएं देते हैं। ये तो वाकई चिंताजनक है। और नवाचार और अमेरिकी प्रतिस्पर्धा पर क्या असर होगा, इनोवेशन पर? उस पर भी गंभीर चिंताएं हैं। इतिहास गवाह है कि H1B धारकों ने अमेरिका में कई अरबों डॉलर की कंपनियां शुरू की हैं और पेटेंट बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ, ये तो सुना है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी का शोध कहता है कि H1B वीजा को सीमित करने से मल्टीनेशनल कंपनियां शायद अमेरिका में नौकरियां कम करके अपना काम विदेश ले जा सकती हैं, काम बाहर भेज सकती हैं। हाँ, विश्वविद्यालय और रिसर्च लैब जो AI, मेडिकल रिसर्च, अंतरिक्ष खोज जैसे क्षेत्रों में आगे हैं, वे भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। और ये सिर्फ सिलिकॉन वैली की बात नहीं है। ऑस्टिन, बोस्टन, सियाटल जैसे दूसरे टेक हब भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। तो अगर अमेरिका के लिए इतने संभावित नुकसान हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है? क्या वहां सिर्फ फायदा ही फायदा है, जैसा कि ब्रेन गेन वाली बात से लगता है? नहीं, तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। छोटी अवधि में भारत के 283 बिलियन के IT सेक्टर पर असर शायद सीमित रहेगा, क्योंकि जैसा हमने कहा, कंपनियों ने अपनी निर्भरता कम की है। लेकिन एक चीज जो निश्चित रूप से बढ़ेगी वो है ऑफशोरिंग। अमेरिकी क्लाइंट या तो अमेरिका में ही मतलब ऑनशोर सेवाओं के लिए ज्यादा पैसा देंगे या फिर वे ज्यादा काम भारत जैसे देशों को ऑफशोर कर देंगे। अच्छा, काम भारत आएगा। हाँ, इससे भारत को काम तो मिलेगा, लेकिन ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए शायद अच्छा ना हो। और लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में? लंबी अवधि में अमेरिका से अनुभवी भारतीय प्रोफेशनल्स की वापसी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और रिसर्च के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये लोग अपने साथ सिर्फ अनुभव नहीं
बल्कि पैसा, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और ग्लोबल मार्केट की समझ भी लाते हैं। हाँ, ये तो है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों के भारत में जो अपने ऑफिस हैं, जिन्हें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी कहते हैं, उनका विस्तार और तेज हो सकता है। ये अब सिर्फ सस्ते बैक ऑफिस नहीं रहे, बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे हाई वैल्यू काम कर रहे हैं। जीसीसीज का रोल बढ़ रहा है। जी, और हाँ, जो भारतीय H1B पर अमेरिका में रह जाएंगे, उनसे आने वाला पैसा मतलब रिमिटेंसेस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत को लगभग $135 बिलियन का प्रेषण मिला था। 135 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। इस पूरी चर्चा से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये नीति लागू की गई, उसमें कई कानूनी खामियां हो सकती हैं। क्या इसे कानूनी चुनौती दी जा रही है? हाँ, बिल्कुल। और इस पर काम जोरों पर है। आव्रजन वकील कई आधारों पर इसे चुनौती दे रहे हैं। मुख्य तर्क ये हैं। पहला, उनका कहना है कि अमेरिकी कांग्रेस ने वीजा शुल्क लेने का अधिकार सिर्फ आवेदन प्रक्रिया की लागत, प्रोसेसिंग कॉस्ट्स को पूरा करने के लिए दिया था, न कि सरकारी खजाना भरने या कंपनियों की हायरिंग पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए। $1 लाख तो प्रोसेसिंग कॉस्ट से कहीं ज्यादा लगता है। बिल्कुल, वकीलों का यही तर्क है। दूसरा, बिना किसी सार्वजनिक सूचना या लोगों की राय जानने की प्रक्रिया, पब्लिक नोटिस एंड कमेंट पीरियड, के इसे अचानक लागू करना प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट वायलेशन। ओके। जी, जैसा कि एक मशहूर आव्रजन वकील साइरस मेहता ने कहा, ये नीति इतनी खुले तौर पर गैर कानूनी है कि ये आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम के हिस्सों को फिर से लिखती है। प्रक्रियात्मक और संवैधानिक दोनों तरह की चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और इनके अलावा कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि ये $1 लाख शुल्क जमा कैसे होगा या छूट के लिए आवेदन कैसे दिए जाएंगे। कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। अरे, मतलब पैसा लेना कैसे है ये भी तय नहीं। अभी तक तो कोई स्पष्टता नहीं है। रिन्यूअल और एक्सटेंशन को लेकर भी थोड़ी अस्पष्टता बनी हुई है। हालांकि शुरुआती गाइडेंस में उन्हें छूट दी गई है। ये सभी बातें कानूनी लड़ाई का आधार बन रही हैं। तो अंत में आगे क्या हो सकता है? क्या लगता है ये नीति टिक पाएगी? देखिए, कानूनी चुनौतियां काफी मजबूत हैं और पूरी संभावना है कि ये नीति अदालती समीक्षा में टिक ना पाए। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। भले ये नीति अंततः रद्द हो जाए, इसका कुछ समय के लिए लागू रहना भी ग्लोबल आईटी सेवाओं और टैलेंट हायरिंग के तरीकों में कुछ स्थायी बदलाव ला सकता है। कंपनियां भविष्य में अपनी टैलेंट स्ट्रैटेजी में और ज्यादा विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन मतलब रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देंगी। यानी असर तो पड़ेगा, है ना? चाहे नीति रहे या न रहे। हाँ, कुछ हद तक। साथ ही हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव को भी देखना होगा, जो भविष्य में कुशल कामगारों की जरूरत को बदल सकता है। एआई और ऑटोमेशन का एंगल। जी, और जहां तक भारत अमेरिका संबंधों का सवाल है, ये वीजा नीति निश्चित रूप से तनाव बढ़ाती है, लेकिन रक्षा, अंतरिक्ष और नए टेक्नोलॉजी में सहयोग के साझा हित इतने मजबूत हैं कि दोनों देश कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये $100,000 H1B वीजा शुल्क एक बहुत बड़ा जटिल कदम है। इसके एक तरफ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा और नवाचार को नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो दूसरी तरफ अप्रत्याशित रूप से भारत के घरेलू टेक सेक्टर को बढ़ावा मिलने की संभावना है। हाँ, और इन सब के बीच हजारों लोगों की जिंदगियों पर इसका बहुत बड़ा मानवीय असर पड़ा है। बिल्कुल। ये पूरी स्थिति इस नाजुक संतुलन को उजागर करती है। एक तरफ अपने देश के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की चिंता है, तो दूसरी तरफ वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की आर्थिक जरूरत। प्रतिभा की आवाजाही अगर सही तरीके से संभाली जाए तो दोनों देशों के लिए नवाचार और विकास का इंजन बन सकती है। और यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो हमारे स्रोतों से थोड़ा आगे जाता है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आने वाले सालों में जरूरी कुशल कामगार, एसेंशियल स्किल वर्कर की परिभाषा कैसे बदल सकती है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या भविष्य की आव्रजन नीतियों को सिर्फ शुल्क बढ़ाने जो घटाने से आगे बढ़कर उस बदलते हुए भविष्य के हिसाब से ढलने की जरूरत नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी नजर रखनी होगी।